दोस्तों, ये 15 अक्टूबर 2017 के यूपी टेट का पेपर है। पेपर को भी पढ़ने से अगर आप 10 साल के पेपर को भी आप रिपीट कर लेते हैं, यानी उसको देख लेते हैं क्वेश्चन को, मान के चलिए कि 50-60 क्वेश्चन आपके ज़रूर मिल जाएंगे। पेपर में से ही क्वेश्चन छाँट-छाँट करके आयोग तैयार करता है एक नया पेपर। इसलिए आप 10 साल के पेपर को अगर पढ़ लेते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, अगर 10 साल के पेपर को ही आप केवल पढ़ लेते, तो 50-60 नंबर तो ऐसे उसी पेपर में से आ जाएगा। बाकी आप 30 नंबर हिंदी, संस्कृत के ग्रामर वगैरह से तैयारी कर लेंगे, तो आपका यूपी टेट क्वालिफाइड हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए ग्रामर भी बताऊँगी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सब बताऊँगी। तो चलिए इसको देखते हैं विस्तार से। मुझे लगातार 4 साल यूपी टेट और सी टेट क्वालिफाइड करने का अनुभव है। इस आधार पर मैं आपकी तैयारी करवाऊंगी। तो चलिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भाग 1 को देखते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। तो दोस्तों, जब कोई परिवर्तन ही नहीं होता है तो क्या हो जाता है कि विकास नहीं होता है, तो इस कार्य को हम सीखने का पठार कहते हैं। सीखने की वह अवधि जब बालकों के सीखने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विकास नहीं होता है, तो सीखने का ही पठार कहलाता है। आगे दूसरा देखते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है मानसिक आयु गुणे वास्तविक सूत्र, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, और चौथा है वास्तविक आयु गुणे मानसिक आयु। तो दोस्तों, आपका जो दूसरा का सटीक उत्तर होगा वो होगा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। कहीं कहीं इसको लिखा रहता है दोस्तों MA बटा CA गुणे 100। क्या लिखा रहेगा? MA बटा CA गुणे 100। इसका भी वही अर्थ हुआ। MA यानी मानसिक एज, ए मीन्स एज हो गया, CA मीन्स वास्तविक, ए मीन्स एज हो गया, और गुणा जो है 100 से करना ही है। MA बटा CA गुणे 100 याद रखना है, दोनों में से कोई एक दे देता है। तो आपका सटीक उत्तर तीसरा हो जाएगा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। यही आपका सटीक उत्तर है। आगे तीसरा देखते हैं। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर ने, पैलो ने, या थॉर्नडाइक ने, गेस्टाल्ट ने? तो दोस्तों, जो आपका तीसरा का जो सही उत्तर निकल करके आ रहा है वो होगा तीसरा का तीसरा, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सीखने का प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये आप जानते ही हैं कि थॉर्नडाइक किस पर किया था? थॉर्नडाइक एक बिल्ली पर किया था। बिल्ली बार प्रयास करने के पश्चात मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है, तो इस पर इसका नाम रख दिया प्रयास एवं भूल के सिद्धांत। ये अब थॉर्नडाइक कहाँ का रहने वाला है दोस्तों? ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। इसका पूरा नाम है डॉक्टर एल थॉर्नडाइक। तो याद रखना है। आगे देखते हैं चौथा। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। जोड़ों में पूछा है 22 जोड़ा है या 23 जोड़ा है या 24 जोड़ा है या इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों, जो मनुष्य आपका सही उत्तर निकल करके पहले मैं बता दे रही हूँ, उसके बाद व्याख्या बताऊंगी। आपका जो सही उत्तर चौथा का निकल के आ रहा है वो दूसरा होगा दोस्तों, 23। ये जोड़ी में है। अगर सिंगल पूछेगा तो ये 46 हो जाएगा। इसलिए 46 हो जाएगा कि गुणसूत्र हमेशा युग्म में होता है। मानव कोश में 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ों में विभाजित होता है। तो आपका सटीक उत्तर हो जाएगा 23 जोड़े। आगे है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया? हल ने या थॉर्नडाइक ने, हेगर्टी ने या स्किनर ने? तो दोस्तों, जो आपका पांचवा का सही उत्तर होगा वो होगा स्किनर ने। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका पूरा नाम है BF स्किनर। दोस्तों, ये जानते हो किस पर किया है? ये चूहा पर किया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो स्किनर किया वो चूहा पर किया।
स्किनर इस सिद्धांत के आधार पर पाठ्यक्रम को सरल बनाने हेतु उसे छोटे छोटे खंडों में बांट देना चाहता था। इसलिए अधिगम शीघ्र एवं प्रभावशाली हो। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन का व्यापक महत्व है, जो दंड, पुरस्कार, परिणाम एवं ज्ञान के रूप में होते हैं। इसलिए आपको याद करना है, स्किनर ने चूहे पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे छठा देखते हैं, कोहलर। कोहलर किस पर किया है? ये चिंपैंजी पर किया था। चिंपैंजी का नाम जानते होंगे, सुल्तान था। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो दोस्तों छठा का आपका सही उत्तर हो जाएगा अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत होगा। प्रसिद्ध गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो सीखने यानी अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया। अब आगे देखते हैं, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटेल थे या थॉर्नडाइक थे, वर्नन थे या स्किनर थे? तो दोस्तों जो सातवां का सही उत्तर हो जाएगा वो होगा कैटेल। कैटेल थे। बुद्धि के तरल एवं क्रिस्टलाइज प्रतिमान का प्रतिपादन अरबी कैटल ने किया। ये अरब का रहने वाला था। तरल सिद्धांत वंशानुक्रम, कार्यकुशलता अथवा केंद्रीय नाड़ी संस्थान की दी हुई विशेषता पर आधारित एक सामान्य योग्यता है, जब क्रिस्टलाइज भी एक प्रकार की सामान्य योग्यता है जो अनुभव, अधिगम एवं अनुभव पर ही आधारित है। इसलिए आपका सही उत्तर विकल्प नंबर ए हो गया। आगे है आठवां, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। तो दोस्तों आठवां का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सृजनात्मकता होगा। जहाँ भी सृजनात्मकता हो, संज्ञानात्मक हो, ये सब आपके पॉजिटिव आंसर है और इसका उत्तर यही पकड़ना चाहिए शिक्षण के मामले में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सृजनात्मकता। आगे देखते हैं, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से या संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या सामान्य बुद्धि से? तो दोस्तों नौवां का आपका सही उत्तर हो जाएगा संवेगात्मक। सृजनात्मकता, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, ये जो है ये आराम से इसको पकड़ लेना है। शिक्षण बाल विकास या बाल मनोविज्ञान में ये ज़्यादा मायने रखता है। तो आपका सही उत्तर होगा संवेगात्मक। गोलमैन का पूरा नाम क्या जानते हैं आप? डेनियल नाम है इसका। डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया। गोलमैन इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी जो पुस्तक है वो गोलमैन का वो क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। लिखने ला कहीं इसको लिख के रख लो, इमोशनल इंटेलिजेंट। इमोशनल इंटेलिजेंट, इसको कहीं नोट कर लो, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके माध्यम से विश्व में प्रचलित कर दिया, स्वयं एक दूसरों की भावनाओं तथा संवेगों को समझने, व्यक्त करने एवं नियंत्रण करने की योग्यता को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। आगे 10वां देखते हैं, निम्न में कौन से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयव का सिद्धांत, ड्राइव डायरेक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों 10वां का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा तीसरा, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत एक अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है। यह सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्लार्क द्वारा हल किया गया। 1943 में यह जब अन्य तीनों का संबंध अधिगम से था तो ये ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो दोस्तों 11वां का सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान।
ये किसने दिया? ब्लूम ने। ब्लूम ने संज्ञानात्मक संप्राप्ति को 6 भागों में विभाजित किया। 6 भाग कौन कौन सा है? 6 भाग में है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और छठा है मूल्यांकन। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, 6 में से कोई एक दे देता है, तो आपको इसे याद रखना है दोस्तों। आगे 12वां देखते हैं। एक बालक को साइकिल चलाना जानता है। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्वाधर अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, कोई भी अधिगम अंतरण का। तो दोस्तों जो 12 का सही उत्तर हो जाएगा वो होगा दूसरा, ऊर्ध्वाधर अधिगम अंतरण का। ये क्यों होगा दोस्तों? एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, जो ऊर्ध्वाधर अधिगम अंतरण का उदाहरण है। ऊर्ध्वाधर अधिगम सीखने की एक समानांतर स्तर से उसी स्तर में उच्च स्तर में सीखने की प्रक्रिया होती है। जैसे हम चला रहे हैं कुछ, तो गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल, बाइक, मोटरसाइकिल, ये सब उसी में आ जाएगा। अब जैसे हम लिखने का कार्य कर रहे हैं, तो जिसमें भी हम लिखेंगे तो ऊर्ध्वाधर अधिगम उसमें लिखने में आ जाएगा। अब लिखने का कार्य रहता तो भी ये ऊर्ध्वाधर अधिगम अंतरण का हो जाता। तो यहाँ साइकिल जो है, साइकिल से सीखने का जब है तो ऊर्ध्वाधर अधिगम अंतरण मोटर, अब साइकिल तो सीखा था, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यानी उसी स्तर पर जा रहा है, थोड़ा सा उससे ऊंचा स्तर है। अब आगे है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। तो दोस्तों 13 का आपका सटीक उत्तर निकल कर के आ रहा है दूसरा, विद्यालय का असहयोग। क्योंकि जब हमसे पूछा है निगेटिव तो हम लगाएंगे निगेटिव उत्तर। दोस्तों हमेशा निगेटिव का निगेटिव उत्तर रहता है। जो आपको लगे कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, एक टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए, और आपसे उसमें निगेटिव प्रश्न पूछा है, तो दोस्तों वही सही रहेगा। यानी 13 का आपका दूसरा सही है। सीखने का जो अधिगम है जब स्थिर हो जाए तो इस क्रिया को सीखने का पठार कहते हैं, याद रखना है। स्थिर हो जाने पर पठार हो जाएगा। अधिगम के पठार निम्नलिखित है: ज्ञान की सीमा, उत्साह की, प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा और कार्य की जटिलता। ये इसमें यदि रुकावट आ जाए तो सीखने का पठार है। आगे देखते हैं, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया? किनके द्वारा दिया गया? गेट्स व अन्य, मॉर्गन व गिलीलैंड, स्किनर, क्रानवेग। तो दोस्तों 14 का जो सही उत्तर होगा वो पहला होगा, गेट्स व अन्य। सॉरी, यहाँ देखते हैं, गेट्स व अन्य होगा। 14 में पहला का होगा गेट्स व अन्य। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है। इसके माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। गेट्स व अन्य मनोवैज्ञानिक ने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा है कि अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के व्यवहार में परिवर्तन है। तो इसलिए आपका पहला सही हो जाएगा। आगे है 15, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है। क्या करता है? व्यक्तित्व का, या पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो गया बुद्धि का। बुद्धि का करता है दोस्तों। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन का संबंध बुद्धि से है। इनके अंतर्गत बुद्धि की उच्च एवं औसत सीमा होती है, तो याद रखना है। आगे है 6, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? फ्रायड ने, जुंग ने, मन ने, आलपोर्ट ने। दोस्तों 16 का जो सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा, जुंग ने। कहीं कहीं युंग भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहेगा? युंग भी लिखा रहेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और युंग होगा तो युंग मार दीजिएगा। ये आपका सही उत्तर दूसरा हो जाएगा, युंग।
युंग ही होगा, क्योंकि प्रसिद्ध स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने व्यक्ति का विभाजन अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी के रूप में किया था। अब आगे देखते हैं 17। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। तो दोस्तों 17 का आपका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। बच्चों के सामाजिक विकास को सामाजिक से ही तो जोड़ेगा, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक ही होंगे। तो आपका सटीक उत्तर हो जाएगा 17 का दूसरा। परिवार के पश्चात समाज की वह संस्थान है जहाँ बालक सर्वांगीण विकास, सांस्कृतिक, मानसिक, नैतिक विकास होता है। तो हमारा इसलिए दूसरा सही उत्तर है। आगे हम देखते हैं 18। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो दोस्तों 18 का आपका उत्तर तीसरा हो जाएगा, द्रुतगामी विकास का नियम। अब हम 19 देखते हैं। 19 में है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है, जबकि निरंतर विकास, परस्पर संबंध, समान प्रतिमान, एकीकरण विकास की दिशा से संबंधित सिद्धांत है, जो बालक से संबंधित, बालक के विकास से संबंधित है। विकास माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, इसलिए आपका निगेटिव जो होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत सही है। आगे 20 देखते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रभावित होती है, यह कथन किसने दिया? गेसेल, हरलाक, मेरेडिथ, डगलस और होलैंड। तो दोस्तों 20 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो होगा पहला, गेलेस। आपका गेलेस होगा दोस्तों, क्योंकि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गेलेस ने विकास के संदर्भ में कहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 का सही उत्तर हो जाएगा पहला ही। आगे है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? किसने किया? ड्रेबल ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने या वुडवर्थ ने? तो दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा मैकडूगल। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन ए मैकडूगल ने संवेग से संबंधित 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, जिसमें आपका भय, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, अमुकता इत्यादि है। तो ये मैकडूगल का हो गया। आगे देखते हैं 22। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। अब ये किसने कहा है? डम्बिल का, कहीं कहीं डम्फिल भी लिखा रहता है, रास का, मन का, मैकडूगल का। दोस्तों 22 का सही उत्तर आपका दूसरा हो जाएगा, रास का है ये कथन आपका रास का है। किसी वस्तु, विचार आदि पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को अवधान कहते हैं। इसे परिभाषित करते हुए रास ने कहा है कि अवधान दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का विकेंद्रीकरण अवधान है। आगे 23 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है? अब नहीं है वाला दिया है तो आपको ध्यान देना है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो तीनों है ये तो है, लेकिन हमारी बहुअनुक्रिया का जो नियम है ये सीखने के मुख्य नियम में नहीं है, इसलिए आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तीसरा, यानी आपका तीसरा विकल्प ही सही है, क्योंकि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक ने अधिगम से संबंधित तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम इत्यादि का प्रतिपादन किया। इन तीनों नियमों के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली
बनाया जा सकता है। बहुअनुक्रिया नियम सीखने के मुख्य नियमों में शामिल न होकर थार्नडाइक के अधिगम संबंधी सहायक नियम में है। यानी ये किस में आ जाएगा? सहायक नियम में आ जाएगा। अगर सहायक नियम पूछे तो उसमें लगा देना। आगे है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। तो दोस्तों 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा दूसरा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। डॉक्टर एस जलोटा ने 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादन किया। यह व्यक्तिगत रूप से सीखने, अनुदेशों को समझने तथा समस्याओं के समाधान से संबंधित है, इसलिए आपका दूसरा सही होगा। आगे देखते हैं 25वां, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों आपका सही उत्तर जो हो जाएगा दूसरा होगा, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का सृजन किया। इनके अनुसार बुद्धि के दो कारक होते हैं, सामान्य मानसिक योग्यता जिसको जी से प्रदर्शित किया जाता है, याद रखना किससे प्रदर्शित किया जाता है? जी से। और जो दूसरा हो जाएगा वो विशिष्ट मानसिक योग्यता जिसको यश से प्रदर्शित किया जाता है। यश और जी किसका है? याद रखना है, यश और जी जो हो जाएगा दोस्तों स्पीयरमैन का होगा, तो याद रखना है। आगे देखते हैं 26वां, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थार्नडाइक का सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, बीएफ स्किनर का सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, पावलोव का सीखने का समग्र सिद्धांत, हल का। तो दोस्तों जो 26 का आपका सही उत्तर होगा वो होगा चौथा, सीखने का समग्र, ये हल का है। बाकी जो आपका है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया ये थार्नडाइक का है। इसके बाद सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध बीएफ स्किनर का है। इसके बाद सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव का है। सीखने का समग्र सिद्धांत ये हमारा शिक्षा दर्शन है, इसलिए ये हमारा युग सही नहीं है। आगे देखते हैं 27 का, इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? क्रो एवं क्रो, गाल्टन, रास, वुडवर्थ। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर होगा वो दूसरा होगा, गाल्टन। सृजन शास्त्र के पिता के रूप में फ्रांसीसी गाल्टन को जाना जाता है। इसका उद्देश्य आनुवांशिक एवं मानव आबादी का विकास करना है, इसलिए आपका विकल्प दूसरा सही हुआ। 28 देखते हैं, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? क्रेस्मर ने, युंग ने। देखिए यहाँ युंग लिख दिया ना, मैं बताई थी ना कि कहीं जुंग और युंग लिखता है, देखिए यहाँ पर युंग लिख दिया, वही युंग और जुंग दोनों एक ही है, युंग और जुंग दोनों एक ही है। कैनन और स्प्रेंजर। तो दोस्तों आपका 28 का जो सही उत्तर निकल कर के आ रहा है वो है पहला, 28 का पहला क्रेस्मर होगा। सॉरी यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रेस्मर होगा, क्रेस्मर। 28 का आपका क्या हो जाएगा? क्रेस्मर होगा, क्योंकि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार में किया। इसमें उन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथि के अनुसार चर्चा की। तो आपका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? पहला। 29 का देखते हैं, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। किस प्रक्रिया से है यह कथन? कोल एवं ब्रूस का है, ड्रेवल का है, डिहान का है एवं क्रो एंड क्रो का है। दोस्तों जो सही उत्तर आपका 29 का हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, क्रो एवं क्रो का है, क्रो एवं क्रो का है आपका 29 का चौथा हो जाएगा। सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नवीन हो, अर्थात जिसे वह पहले से नहीं जानता हो। सृजनात्मकता के संदर्भ में क्रो एवं क्रो ने कहा है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की योग्यता है, याद रखना है। आगे तीसरा जो है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था,
पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। तो दोस्तों तीसरा का जो सटीक उत्तर आपका होगा वो चौथा होगा, मध्य किशोरावस्था। मध्य किशोरावस्था इसलिए है कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार विद्रोह की जो भावना है वो मध्य किशोरावस्था से ही होती है, जो कि इनके अनुसार मध्य किशोरावस्था को माना जाता है 13 से 15 वर्ष तक। कितने से कितने तक? 13 से 15 वर्ष जीन पियाजे के अनुसार है, 13 से 15। अब आपका बाल विकास खत्म हो गया, अब हिंदी आ रहा है। निमिष शब्द का पर्याय है, तो निमिष शब्द का पर्याय आपको बताना है दोस्तों। प्रकाश है कि छिद्र है कि पूर्ण है कि क्षण है? दोस्तों निमिष का पर्याय आपका हो जाएगा 31 का आपका चौथा हो जाएगा, क्षण हो जाएगा। निमिष रामायण पढ़े होगे तो इसमें आता है निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समबीत, यानी जो क्षण क्षण उनका था एक कल्प की समान बीत रहा था। किसका? सीता जी का। ये हनुमान जी रामचंद्र से कह रहे हैं निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समबीत, बेगी चलिए प्रभु आनिय भुजबल खलदल जीत। अपने भुजाओं के दल पर उस राक्षसों को चल के जीतिए और सीता जी को जल्दी से छुड़ा कर लाइए, क्योंकि एक एक जो क्षण है वो निमिष के समान, जो कल्प के समान बीत रहा है। एक एक, इसलिए निमिष में क्षण होता है, तो एक एक क्षण उनका कल्प के समान बीत रहा है, हनुमान जी बोलते हैं श्री रामचंद्र जी से। इसलिए निमिष का क्या हो जाएगा? पर्याय क्षण होगा। आगे देखते हैं 32। मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में क्या, कौन सा वाक्य है? कर्तृवाच्य है या वाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता हो। यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है। जो भाववाच्य होता है वो अकर्मक क्रिया से बनता है, इसलिए आपका जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भाववाच्य। आगे है 33। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्याशा होगा या अप्रत्याशित होगा, अपरिमेय होगा या अनाहुत होगा? दोस्तों आपका 33 का जो उत्तर होगा वो होगा दूसरा, अप्रत्याशित। अप्रत्याशित इसलिए होगा आपका दोस्तों जिसकी पूर्व से कोई आशा ही न हो, तो अप्रत्याशित होगा। इसके साथ ही जो प्रत्याशा शब्द का प्रयोग हो उससे आशा जुड़ा होता है। अपरिमेय शब्द का प्रयोग जिसे मापा न जा सके, अनाहू शब्द का प्रयोग से बुलाया न गया हो, तो वाक्य के लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा अप्रत्याशित। आगे है गोधूम शब्द का तद्भव, गेहूं, गाय, गोबर, गोधन। दोस्तों आपका 34 का सही उत्तर हो जाएगा गेहूं। चौथा का क्या है? 34 का क्या हो जाएगा? गेहूं। गोधूम शब्द का तद्भव रूप गेहूं है, जबकि गाय गोबर का तत्सम है। गाय किसका है? गोबर का तत्सम है, और गो का गोमय होता है, इसलिए आपका सटीक उत्तर हो जाएगा गेहूं। आगे है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद, निकपट होगा या निष्कपट होगा, निकपट होगा या निष्कपट होगा? तो दोस्तों 35 का जो सही उत्तर होगा वो पहला होगा, निकपट। निकपट होगा, विसर्ग संधि है आपका दोस्तों। पहले अगर ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ ब में से, सॉरी ब नहीं रहेगा, क्या रहेगा? ई उ क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का जो है आपका मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे निष्कपट दे दिया है, इसी तरह से निष्प्राण भी रहेगा, उसका हो जाएगा निष्प्राण। इसी तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला। आगे है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, अनुगृहित, अनग्रहित, अनुगृहित। तो दोस्तों 36 का जो सही उत्तर होगा वो दूसरा होगा, अनुगृहित। 36 का आपका दूसरा होगा, जिसमें री संबंधी अशुद्धियाँ है, जो वर्तनी है अनुगृहित। अनुगृहित आपका सही है। आगे देखते हैं अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष, अपेक्षित। दोस्तों 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा चौथा, अपेक्षित। अपेक्षा का विशेषण रूप अपेक्षित है।
अपेक्षा का विशेषण रूप अपेक्षित है। तो चलिए आगे देखते हैं। 38 का स ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत, मूर्धा, तालु, दंतालु। तो दोस्तों 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा तीसरा, तालु। तालु होगा दोस्तों। स ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। इसके अतिरिक्त ई, च, छ, ज, झ, य आदि स्वरों का उच्चारण भी तालु से ही होता है। याद रखना है ई, च, छ, ज, झ, य, छ, छ, ज, झ, य नहीं, छ, छ, ज, झ, य। आगे देखते हैं। अत्यंत शब्द का प्रयोग उपसर्ग क्या होगा? अत्य, अत्य, अति। तो दोस्तों आपका सही जो उत्तर होगा चौथा होगा, अति होगा। अंत मूल शब्द में अति उपसर्ग के योग से अति धन अंत बराबर अत्यंत शब्द का निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं। 40 उपत्यका का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग है, पर्वत का शिखर है, पर्वत के पास की भूमि है। तो दोस्तों 40 का आपका सही उत्तर चौथा हो जाएगा, पर्वत के पास की भूमि को। उपत्यका शब्द का प्रयोग पर्वत के पास की भूमि है इस वाक्यांश के लिए, क्योंकि इस भूमि को तराई या घाटी कहा जाता है। तो आगे देखते हैं। 41 अंगों का उच्चारण स्थान होता है नासिका, कंठोष्ठ, मूर्धन्य, कंठ, तालव्य। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा नासिक्य। नासिक्य में आप जानते हैं कि क्या क्या आता है। यो आता है, औंग आता है, औड़ो आता है, नो आता है, मो आता है, ये सब नासिक्य है। आगे देखते हैं। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणाम बोधक, सर्वनामी। दोस्तों 42 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका तीसरा, परिणाम बोधक। जिन विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध हो उन्हें परिणाम बोधक कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में 4 गज परिणाम विशेषण के मध्य में जो है यानी उसको मापा जाएगा, उसको तौला नहीं जाएगा। शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम रूप दोस्तों हो जाएगा आपका शीशा होगा या शीर्ष होगा, सिरा होगा या शीर्षक होगा। तो दोस्तों दूसरा सही है, शीश का तत्सम रूप शीर्ष होगा, यानी जिसको क्या बोलते हैं, इसको सिरा तो बोलते हैं लेकिन वो सिरा जो होता है सिर के लिए है। सिरा ये है दूसरा चीज़ है, ये जो सिरा दिया है ये दूसरा दिया है। आगे देखते हैं। चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में क्या है? कर्मधारय है, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर 44 का हो जाएगा वो होगा तीसरा, द्विगु। जिसमें भी गिनती गणना आए उसमें क्या हो जाता है? द्विगु समास होता है। इसमें समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, इतना याद रखना है। आँख की किरकिरी होना का अर्थ। आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होगा दोस्तों? अप्रिय लगना या धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। आँख में कुछ पड़ जाता है तो हम आँख को मलने लगते हैं, तो आँख की किरकिरी होना तो कष्टदायक होगा ही ना। इसलिए 45 का तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आँख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ सदा कष्टदायक होना है। जैसे मैं जब भी रमेश को देखता हूँ तब मेरी आँखों की किरकिरी बन जाती है, जब भी उसको देखता हूँ आँखों में किरकिरी हो जाती है, क्रोध आता है। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्ध वर्तनी, सुलेख, सुलेख, आशुभाषण। तो मौखिक की जब बात आती है तुरंत, तो दोस्तों मौखिक वाले में हमेशा आशुभाषण की बात आती है, तुरंत बोला जाता है, इसमें आशुभाषण से संबंधित है। आगे है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 15, 25, 18, 22। तो दोस्तों 18 बोलियां आपकी है, आपकी 18 बोलियां हिंदी भाषा में हैं, 5 उपभाषाएं हैं, 18 बोलियां हैं। 18 बोली में आपको याद रखना है क्या क्या है। आगे है भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग है। कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना, ज्ञानोदय, नवनीत, कादम्बनी। तो दोस्तों 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा पहला, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका कवि वचन सुधा है। ये कब निकली थी दोस्तों?
इसको भी याद रखना है। पूछ देगा कि भारतेंदु युग की कवि वचन सुधा कब प्रकाशित हुई, तो 15 अगस्त 1867 को प्रकाशित हुई। अब कहाँ से? काशी से। ये किसने प्रकाशित किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे प्रकाशित किया था। और हिंदी प्रति वर्ष कब हुआ था? 1877 में इलाहाबाद में ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित किया गया। यानी कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप, ये दोनों याद रखना है। आगे है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है लीलाधर जगुड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय, अखिलेश। दोस्तों 49 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा चौथा, अखिलेश। तद्भव पत्रिका का संपादक कब किया गया? 1919 में लखनऊ से अखिलेश द्वारा किया गया। लखनऊ से अखिलेश द्वारा किया गया 1919 में। आगे है, 12 बरस लव कुकर जियो और 13 लव जियो सियार, बरस 18 छत्री जियो आगे जीवन को धिक्कार। ये पूरी पंक्ति है। 12 बरस लय कुकर जिए अय 13 जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये आपका किसका है दोस्तों? जगनिक का है। जगनिक की वाक्य है, ये कविता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। तो दोस्तों याद रखना है कि जो मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, यानी मॉरिशस की अस्तित्व और कहाँ कहाँ किया जाता है? फिजी, सूरीनाम, त्रिनाद, म्यांमार आदि देशों में भी हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही है, तो इसलिए आपका मॉरिशस सही है। आगे देखते हैं, सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। दोस्तों जो सूरदास की जो सूरसागर की भाषा है वो ब्रज भाषा में है। किसमें है? ब्रज भाषा में। आगे देखते हैं, वीरों का कैसा हो बसंत? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों सही उत्तर आपका होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ये सुमित्रा कुमारी चौहान कुछ नहीं है, ये गलत आपको दे करके कंफ्यूज में कर रहा है। सुमित्रा नंदन पंत होगा, सुमित्रा कुमारी चौहान नहीं है। तो आपका सटीक उत्तर होगा दूसरा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी की शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा और मानक भाषा। दोस्तों आपका जो सटीक उत्तर होगा वो होगा 54 का चौथा, मानक भाषा। मानक भाषा व्याकरण और वर्तनी में शुद्ध भाषा कहलाती है। मानक भाषा का अभिप्राय आदर्श, श्रेष्ठ एवं परिनिष्ठित भाषा से है। आगे देखते हैं 55, निम्नलिखित में से कौन सा रासो यानी अल्लाह खान नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, विशलदेव रासो। दोस्तों 55 का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, परमाल रासो। परमाल रासो जगनिक द्वारा रचित है। यानी पूछेगा कि परमाल रासो की रचना किसने की? जगनिक ने। यह मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, परंतु इसका एक जो अंश है उपलब्ध है, जिसे आल्हा खंड कहा जाता है। आल्हा खंड अंश जो है एक खंड है केवल। आगे देखते हैं 56 और 60, दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ ही थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक उनकी मृत्यु हुई। यानी 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु में 80 वर्ष में वो गुजर गए। 45 वर्ष तक वह निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाते रहे। अपने शिष्यों को उसने कहा था, चरथ भी खड़े चरिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो, यानी तुम घुमक्कड़ी बनो। इस तरह से यहाँ फिर देखते हैं उसमें जो बचा है, शरथ भी खड़े, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए,
किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिरों आँखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिए। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया। कहाँ जन्म लिया? वैशाली में। पावा में शरीर त्याग दिया, यानी पावा में गुजरे। जीवन प्रयत्न घूमते रहे मानव के कल्याण के लिए, मानव की राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर, किस अवस्था में? 12 वर्ष की अवस्था में, कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर, कभी बद्रिकाश्रम घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। इसलिए आपका सटीक उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? घुमक्कड़ हिंदी में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ होगा या अड़ होगा, अड़ होगा या कड़ होगा? दोस्तों आपका जो 56 का सही उत्तर होगा पहला होगा अक्कड़। घुमक्कड़, घुमक्कड़ हो में अक्कड़ प्रत्यय। प्रत्यय और उपसर्ग जानते हैं? प्रत्यय जो बाद में जोड़ा जाता है, जो लास्ट में जोड़ा जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग होता है दोस्तों जो पहले जोड़ा जाता है। इतना याद रखना, उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद में। तो घूम में हम अक्कड़ जोड़ेंगे तो घुमक्कड़ हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? अभी मैं पढ़ी थी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। पावापुरी, वैशाली या कुशीनगर या पारसौली? दोस्तों 57 का मैं आपसे बता रही हूँ कि आप खुद बता सकते हैं कि वैशाली में जन्म हुआ था उनका, पावापुरी में शरीर त्याग किए थे, तो इसलिए आपका वैशाली सही है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग, दीर्घ, गूढ़, व्यंजन। स्वच्छंद आपको बताना है। स्वच्छंद में व्यंजन संधि जो है आपकी दोस्तों, इसलिए आपका सही हो जाएगा व्यंजन। किसी भी ह्रस्व स्वर या आ के मेल से छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? च। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी अवस्था कितनी थी? आप पढ़े ही थे। उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। तो आपका विकल्प 59 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म का आपको अर्थ बताना है दोस्तों। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, वैदिक धर्म। दोस्तों आपको सटीक उत्तर जो हो जाएगा 60 का, वो हो जाएगा चौथा, वैदिक धर्म। वैदिक धर्म होगा दोस्तों, क्योंकि श्रुति धर्म का अर्थ वैदिक धर्म से, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए वैदिक धर्म का उत्थान किया गया। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक एकता एवं समन्वय की भावना की स्थापना करना है। अब आगे आपका आ गया लैंग्वेज, अंग्रेजी। अब इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। आप इसको देख लीजिएगा, रोक रोक करके पढ़ लीजिए। आप इसको बीच बीच में रोकते जाइए और पढ़ते जाइए। अब हम केवल इसका विकल्प बता दे रहे हैं। तो पहला का आपका हो जाएगा, यानी 61 का आपका दूसरा हो जाएगा, 61 का दूसरा हो जाएगा। अब हम देखते हैं 62 का। 62 का आपका दोस्तों हो जाएगा पहला। 62 का आपका कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। रोक रोक के आप पढ़ लीजिएगा, इस तरह से वीडियो को म्यूट कर करके। 63 का देखते हैं। 63 का आपका दूसरा हो जाएगा। 63 का दूसरा हो जाएगा। 64 का देखते हैं। 64 का आपका दोस्तों हो जाएगा दूसरा। 64 का भी दूसरा हो जाएगा। अब हम देखते हैं 65। 65 का दोस्तों हो जाएगा आपका चौथा। इट हैज़ ऑलवेज बीन अ डेजर्ट। आगे 66 देखते हैं। आप उसको रोक रोक करके अपना पढ़ करके तैयारी कर लीजिएगा दोस्तों, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, स्कूल के लिए लेट हो रही है। आगे देखते हैं 66। 66 में दोस्तों आपका हो जाएगा चौथा। 66 में आपका चौथा हो जाएगा। अब 67 देखते हैं। 67 में दोस्तों आपका दूसरा हो जाएगा। 67 में दूसरा हो जाएगा। इसके बाद 68 देखते हैं। 68 में आपका हो जाएगा तीसरा। 68 में आपका तीसरा हो जाएगा, याद रखना है। अब इसके बाद 69 देखते हैं दोस्तों। 69 में आपका हो जाएगा, 69 जो है, 69 में आपका कौन सा होगा? 69 में
69 में आपका हो जाएगा दूसरा। 69 में आपका दूसरा हो जाएगा। 69 में आपका दूसरा हो जाएगा। अब 70 देखते हैं। 69 के बाद 70 देखते हैं। 70 में आपका हो जाएगा दोस्तों चौथा। 70 में चौथा हो जाएगा। इसके बाद 71 देखते हैं। 71 में आपका पहला हो जाएगा। इसके बाद 72 देखते हैं। 72 में आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? 72 में आपका तीसरा हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 72 में आपका तीसरा हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके बाद 73 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्रीपोजिशन। तो 73 में आपका दोस्तों हो जाएगा 73 में पहला। इसके बाद 74 में हो जाएगा दोस्तों 74 का आपका हो जाएगा पहला। 74 में भी आपका ये पहला हो जाएगा। अब 75 देखते हैं। 75 में दोस्तों आपका हो जाएगा, इसमें भी आपका पहला ही है। इसमें भी पहला ही है। 76 देखते हैं। 76 में कौन सा सही है दोस्तों? 76 में आपका दूसरा सही है, इच अदर। आप इसको रोक रोक करके पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। 77 देखते हैं। 77 में दोस्तों आपका हो जाएगा तीसरा। 78 देखते हैं। 78 में कौन सा सही है? 78 में दोस्तों आपका दूसरा सही है, गिव द बुक। 79 देखते हैं। 79 में दोस्तों आपका सही हो जाएगा पहला। आई सेड टू शीला मे आ नो योर फादर। 79 के बाद 80 आता है। 80 में दोस्तों हो जाएगा आपका दूसरा, 2 हो जाएगा। 81 देखते हैं। 81 में दोस्तों हो जाएगा चौथा आपका, एज। 82 देखते हैं दोस्तों। 42 में आपका हो जाएगा दूसरा। 83 देखते हैं। 83 में आपका कौन सा हो जाएगा? 83 में आपका तीसरा हो जाएगा। 84 देखते हैं। 84 में भी आपका तीसरा ही होगा। 85 देखते हैं। 85 में आपका कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा दोस्तों। 86 देखते हैं। 86 में आपका दूसरा हो जाएगा। 87 देखते हैं। 87 में आपका हो जाएगा दोस्तों चौथा। 88 देखते हैं। 88 में हो जाएगा तीसरा दोस्तों। 89 देखते हैं। 89 में भी आपका तीसरा ही होगा। 89 में भी आपका तीसरा ही होगा। 89 यहाँ है, ऊपर कट गया है। 89 में भी आपका तीसरा ही होगा। 90 देखते हैं। 90 में आपका पहला होगा। ये कंप्लीट हो गया इंग्लिश। अब गणित का भी देखते हैं। 91 का दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा? 91 में भी दूसरा ही होगा। 92 देखते हैं। 92 में आपका दोस्तों हो जाएगा तीसरा। 93 देखते हैं। आप इसको रोक रोक के लगा लीजिएगा, मैं स्कूल जाने के लिए लेट हो रही हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ। 93 का हो जाएगा दोस्तों तीसरा। 93 का हो जाएगा तीसरा। 94 देखते हैं दोस्तों। 94 का भी तीसरा ही होगा। अब 95 देखते हैं दोस्तों। 95 में आपका सही हो जाएगा 95 का पहला। 96 देखते हैं दोस्तों। 96 का आपका हो जाएगा तीसरा। 97 देखते हैं। 97 में दोस्तों हो जाएगा चौथा। 97 का चौथा हो जाएगा। इसके बाद 98 का दूसरा हो जाएगा। 98 के बाद आपका 99 आता है। 98 के बाद आपका 99 का हो जाएगा चौथा। 99 का क्या हो जाएगा? चौथा। 99 में आप चौथा लगाइए।
इसके बाद 100 है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि। यहाँ पर देखते हैं 99 में आपको दोस्तों हो जाएगा चौथा। यहाँ आपको कह रहा है कि यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा सही प्रक्रिया के लिए पूरे अंक देने चाहिए। कहाँ से पूछ दिया है, यानी प्रश्न आपको गलत दे रहा है। 100 देखते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ है या हानि। तो 100 का दोस्तों हो जाएगा दूसरा। 33 सही 1/3। 101 देखते हैं दोस्तों। 101 का पहला सही है। 102 देखिए। 102 में दोस्तों आपका हो जाएगा चौथा। सॉरी, आपसे माफ़ी चाहूँगी, चौथा तो कट गया है। आगे 103 देखते हैं। वैसे आपका यदि विकल्प रहता तो दोस्तों 102 में आपका जो सही होता वो ऑप्शन होता चौथा। अगर चौथा यहाँ विकल्प रहता तो वही कट गया है। और तीसरा देखते हैं 103। 103 का आपका तीसरा हो जाएगा। 103 का तीसरा हो जाएगा। 4 देखते हैं। 104 का दोस्तों हो जाएगा इसका भी तीसरा। 104 का भी तीसरा सही है। 5 देखते हैं दोस्तों। 105 का चौथा सही है। 106 देखते हैं दोस्तों। 106 का आपका दूसरा सही है। 107 देखते हैं दोस्तों। 107 का आपका दूसरा सही है। 108 देखते हैं। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों 108 में आपका चौथा सही है। 540 होगा। 109 में देखते हैं। 109 में दोस्तों आपका पहला सही है 21 मीटर। 21 मीटर सही होगा। 110 देखते हैं। 110 में दोस्तों आपका तीसरा सही है 30 दिन। 30 दिन सही है। 111 देखते हैं दोस्तों। 111 में आपका जो सही है वो चौथा सही है। 111 में चौथा सही है। 112 देखते हैं। 112 में आपका पहला सही है। 113 देखते हैं। 113 में आपका जो दोस्तों सही है वो चौथा सही है। 114 में देखते हैं। 114 में दोस्तों पहला सही है। 115 देखते हैं दोस्तों। 115 में आपका दूसरा सही है। 116 देखते हैं दोस्तों। 116 में जो है आपका तीसरा सही है। 117 देखते हैं दोस्तों। 117 में आपका चौथा सही है। 118 देखते हैं दोस्तों। 118 में भी आपका चौथा ही सही है। 19 देखते हैं। 119 में दोस्तों आपका तीसरा सही है। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है परिसर। 120 सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो दोस्तों है वो आपका 2 है। एक नहीं है। एक तो न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। आगे पर्यावरण का क्वेश्चन देखते हैं। 1 मार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। दोस्तों 121 का पहला हो जाएगा। 122 देखते हैं। 122 का दोस्तों हो जाएगा आपका चौथा। 122 का चौथा हो जाएगा। 123 देखते हैं। 123 का दोस्तों हो जाएगा तीसरा। 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। 1972 में दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? किण्वन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण नहीं कहते, आसवन नहीं कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन नहीं कहते हैं, किण्वन कहते हैं।
किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है दोस्तों? किस देश के संविधान से दोस्तों? यहाँ पर UASR यहाँ से लिया गया है दोस्तों। आगे है, ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। दोस्तों उत्तरी तारे को, उत्तर की दिशा में उगता है ध्रुव तारा, कभी भी देखिएगा उत्तर दिशा में उगता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में। दोस्तों आपका उत्तर जो होगा वो दूसरा होगा, 1973 में किया गया। फूलों की घाटी अब स्थित है, कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। दोस्तों फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 305, 275, 206, 175। 206 होती है दोस्तों। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है कहाँ? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या नागासाकी में? दोस्तों जो स्थित है वो है एम्स्टर्डम में स्थित है। आगे है 31, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान क्या होता है? दोस्तों 31 का आपका हो जाएगा पहला, जल NADP। 31 का जो होता है दोस्तों वो हो जाएगा पहला, क्योंकि पहला इसलिए होगा दोस्तों 31 में इसलिए कहा है कि प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे भोजन बनाने के लिए सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से खनिज लवण प्राप्त करते हैं। इस अभिक्रिया में जल एवं ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाशीय चरण के दौरान H2O ऑक्सीजन में ऑक्सीजन एवं NADP का आयतन होता है, यानी अपचयन होता है। इसलिए आपका विकल्प पहला सही है। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह एक उच्च ऊष्मीयमान है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है दोस्तों। तो आपका 32 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा पहला, यह एक स्वच्छ ईंधन है। LPG एक तरलीय पेट्रोलियम गैस है जो प्रोपेन और ब्यूटेन से का मिश्रण है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है। यह स्वच्छ ईंधन का एक रूप है। आगे 33 देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजाति की उत्पत्ति की रचना की किसने की? 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा दूसरा, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश प्राकृतिकवादी भूवैज्ञानिक एवं जीव वैज्ञानिक थे। डार्विन का मानना था कि प्रकृति अपना क्रमिक विकास करती है। 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति को प्रकाशित किया। कब प्रकाशित किया? 24 नवंबर 1859 को, याद रखना। मकर रेखा है, मकर रेखा क्या है? मकर रेखा 23 सही 1/2 अंश है, या 22 सही 1/2 n है, या 23 सही 1/2 अंश s है, या 23.5 अंश है। उत्तर जो होगा आपका विकल्प तीसरा सही होगा। मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23 सही 1/2 अंश एस गोल पर यानी ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। मकर रेखा पृथ्वी की दक्षिणतम अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। कब चमकता है? दोपहर के समय लंबवत चमकता है। आगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में। दोस्तों 35 का आपका दूसरा सही है, हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रधान न्यायाधिक संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के द्वारा की गई। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है, यानी नीदरलैंड में हेग जो है वहीं स्थित है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। 1946 में इसने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसमें सामान्य सभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। इसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। आगे संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया?
20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को। दोस्तों सही उत्तर जो होगा वो दूसरा होगा, 24 जनवरी 1950 को। जन गण मन जो है भारत का राष्ट्रगान है, जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। इसे सर्वप्रथम 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकेंड है। संविधान सभा में हिंदी भाषा में राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। आगे है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। दोस्तों पुष्कर मेला जो आपका होता है वो हमेशा यहाँ होता है। कहाँ होता है पुष्कर का मेला? जयपुर में होता है। पुष्कर का मेला कहाँ होता है दोस्तों? पुष्कर का मेला जयपुर में लगता है। कभी कभी आपको दे देता है पुष्कर का मेला कहाँ लगता है, जैसे आपको पुष्कर का मेला कहीं कहीं दे देता है अजमेर में भी, यानी आप इसको न मार करके अजमेर को ही मार सकते हैं। पुष्कर का मेला अजमेर लगा लीजिए, सही विकल्प है अजमेर। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? UVA, UVB, UVC, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 38 का हो जाएगा, आपका विकल्प नंबर 1। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 1 UVA। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक और फास्फोरस। दोस्तों आपको सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा सही उत्तर हुआ? आपका 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा तीसरा। तीसरा हो जाएगा कवक। क्या हो जाएगा दोस्तों? कवक हो जाएगा। घबरा गई, स्कूल जाने का लेट हो, इसे फटाफट इधर उधर हो जा रहा है दोस्तों, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अब 40 के देखते हैं, गिर शेर परियोजना। गिर शेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। दोस्तों 40 का जो उत्तर हो जाएगा पहला हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में हो जाएगा, गुजरात के जूनगढ़ में है। कहाँ है? जूनगढ़ में। गिर शेर परियोजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में स्थापित की गई। यह वन्य जीव अभ्यारण्य शेरों के लिए प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्ष बहुत बड़ी संख्या में पशु यहाँ भोजन की तलाश में आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। आगे 41 देखते हैं। 41 में हो जाएगा दोस्तों, 41 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड फॉर फंड, वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वाच फंड। तो WWF का आशय है, तो WWF का आशय आपका हो जाएगा तीसरा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है, जो 29 अप्रैल 1961 को अस्तित्व में आया था। यह पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान से संबंधित कार्य करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लेलैंड शहर में है, याद रखना है। गंगा नदी निकलती है कहाँ से? अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, गंगोत्री ग्लेशियर से। आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। दोस्तों 43 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 43 का आपका सही उत्तर निकल करके आ रहा है दोस्तों दूसरा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो जाएगा। आगे 44 देखते हैं। 44 में क्या होता है दोस्तों? कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, हवाई में, एंडीज में या रॉकीज में। दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, एंडीज में। आगे देखते हैं, 44 हो गया। 45 देखते हैं। 45 में देखते हैं क्या है। 45 में तिब्बत की संगामू नदी। तिब्बत की सांगमू नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु।
दोस्तों 45 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा तीसरा, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। आगे 46, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से है? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी? दोस्तों जो 46 का उत्तर हो जाएगा वो दूसरा होगा, मांसाहारी। दोस्तों मांसाहारी होगा, 46 का आपका सही उत्तर हो जाएगा मांसाहारी। घास भूमि क्षेत्र में पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता मांसाहारी होता है। आगे 47 देखते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर को पृथ्वी तल के नज़दीक है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है कौन सा है? समताप है या क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है या आयन मंडल है? दोस्तों जो आपका सही उत्तर निकल कर आ रहा है वो दूसरा है। दोस्तों आपका दूसरा सही उत्तर हुआ, क्योंकि क्षोभ मंडल जो हमारा है, ये आपका जो सही उत्तर क्षोभ मंडल है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह मंडल जैवमंडलीय परिस्थिति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 अंश सेल्सियस तापमान की कमी होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 से 10 किमी तथा विषुवत रेखा पर 18 से 20 किमी होती है। कभी कभी ये पूछ देता है कि विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? दोस्तों 48 का क्या हो जाएगा? 3, 4, 5, 6। दोस्तों 48 का जो होगा वो 5 होगा। क्यों होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी देशों की संख्या 5 है। जो अमेरिका, कौन कौन है? अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है। ये राष्ट्र संघ के रूप में स्थापना कब किए थे? 24 अक्टूबर 1945 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत इनकी स्थापना हुई थी। आगे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और स्थित है, कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में। दोस्तों जो उत्तर आपका निकल कर आ रहा है राजस्थान में है। राजस्थान में सारिका राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ रिजर्व राजस्थान के, ये किस जिले में है राजस्थान के? तो राजस्थान के अलवर जिले में है। याद रखना है, अलवर जिले में है। यह अभ्यारण्य ऋषभ बंदर की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा 1955 में दिया गया। आगे है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए। दोस्तों आपका दूसरा विकल्प सही है, सूर्य प्रकाश, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का बृहद स्रोत सूर्य का प्रकाश है। प्रमुख उत्पादक जैसे पौधे, शैवाल एवं साइनोबैक्टीरिया ऊर्जा के रूप में सूर्य का प्रकाश उपयोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। इसलिए आपका विकल्प दूसरा सही है। थैंक्स। अब मैं जा रही हूँ अपने स्कूल के लिए तैयारी कर रही हूँ दोस्तों। मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।